नमस्कार, जे एडवांस का एग्जाम हो गया है पूरा। हम लेके आए हैं पेपर के सॉल्यूशन। पूरी टीम उसको सॉल्व करने वाली है। सभी पेपर को सॉल्व करने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो सभी को चांस दिया जाएगा। सभी पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल मैं करता हूँ, फिर और भी टीचर्स आएंगे। फटाफट सुनते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। पूरा सॉल्व करके आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आपको बात समझाने का प्रयास पूरा फटाफट से करेंगे। चलिए, अगर अपन बात करते हैं पेपर वन में अपन कैसा पैटर्न था आप सभी लोग जानते हो। ये अपना जो पहले सवाल थे मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल थे, जो अपने को अब दिखाई दे रहे हैं कि पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो अपने मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल थे। जो पहला सवाल था वो क्या था, देखते हैं, आइए। पहला सवाल अपना क्या था, अपने को बोला गया कि एक स्लाइड थी जिसको ऐसा बोला गया कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे 3h हाइट पे के ऊपर एक पार्टिकल रखा गया। इस जगह पार्टिकल रखा गया और उसको छोड़ दिया गया। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है ये। और बोला गया यहाँ से गिरा, जब यहाँ से यहाँ तक वो गिरा तो एक बात लॉजिकल थी। मैं आपको पूरा आंसर से सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले आप समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अपन लॉजिकली सोचें तो बोला गया यहाँ से गया, फिर इसने यहाँ से यहाँ पे गिरा दिया। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो आप टावर से फेंकते थे। टावर से फेंकने वाला 3h वाला सवाल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फ्रिक्शनलेस है, इस ये जो कर्व्ड सरफेस ने क्या करा, इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और रफ्तार भी बढ़ाई। रफ्तार क्यों बढ़ी? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन थी। क्या हाइट घटी? mgh, उस mgh क्या कन्वर्ट हो गई है किसमें? एनर्जी में। यानी कि क्या रफ्तार रूट टू जी एच आ गई डायरेक्ट। अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन आती है, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी रफ्तार में बोल रहा हूँ। ये सॉल्यूशन मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बेसिकली जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, उन्हीं के लिए, ठीक है। तो यू नॉट हो गया √2gh। तो यहां से लेकर यहां तक रफ्तार हो गई √2gh। ये √2gh भैया प्रोजेक्टाइल बन गया कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला। जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक ये गिरा 3h। याद करो टाइम पीरियड होता है √2h/g। तो क्या ये वाली d दूरी निकल आएगी? याद करो वो क्या होता है, u × √2h/g। जाहिर सी बात है, यहाँ पे h रख दिया जाएगा 3h, नीचे रख दिया जाएगा g, और u अपना हो जाएगा ये वाली रफ्तार, ये रही। तो क्या d निकल आएगा? हाँ सर। अच्छा, d निकल आया। जब ये पार्टिकल टकराएगा इस जगह पर तो इस √2gh में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर vy निकालना बड़ी बात नहीं है। vy कैसे निकालेंगे सर? vy फिर से निकाल सकते हैं अपन बहुत आसानी से। ओ हो। हाँ सर, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो पार्टिकल गिरा, क्या फिर से इसकी y डायरेक्शन में रफ्तार हो गई √2gh, और h की वैल्यू कितनी? 3g। यानी कि जो vy नजर आया, जो रफ्तार नीचे की तरफ आई, वो नजर आई √6gh, और इधर की रफ्तार नजर आई √2gh। मैं भी पूरा सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, मैं आपको पहले हिंट दे रहा हूँ। ओ हो। क्या इसका नेट रिजल्टेंट इधर आया? ओ हो। क्या ये वाला एंगल निकला है? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम होगा? अरे हाँ, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा। क्या tan थीटा बराबर √6gh/√2gh? अरे हाँ सर, तो क्या एंगल आता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर, बस यही तो करा है सॉल्यूशन में। देखो फटाफट देखो, क्या √2gh जो मैंने बोला आ गया क्या? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करके। ये इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आपको पीडीएफ दिखाई देगी नीचे बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से, अपन √6gh डायरेक्ट यार टाइम होना चाहिए √2h/g। देखो डायरेक्ट वहां से आंसर आ गया। ओहो, √6gh कैसे निकालता है? याद करो ना, √2gh बोलो, क्लियर है क्या? और √2gh इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ये समझ में आ गया जो मैंने बोला था? पक्का? ये पूरा एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन है। और अच्छा बच्चा हो तो बिल्कुल वैसे करना आना चाहिए जैसे मैंने करके बताया। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लो भाई, ये आ गया, ठीक है। फोटो भी खींच सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छी बात भाई। अच्छा देखो भाई, ये आ गया। अब उसने क्या बोला था पीछे वाले सवाल में? देखो आप अच्छे से, यहाँ पे उसने बोला वापस टकराए। जब अपन जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल टकराता है तो उसकी जो रफ्तार होती है ऐसे बदल जाती है, इधर EVy से। ओ हो। किससे? उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 1/√3। कितना दिया हुआ है? 1/√3। और इधर ऐसे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि ये वाली रफ्तार अभी भी क्या √2gh ही रहेगी। बिल्कुल सही। और ये vy कितनी थी? √6gh। e से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√3, तो 1/√3 × √6 क्या है? फिर से बन जाएगा √2gh। ओ हो। यानी कि अगर अपन ध्यान देखें तो ये हो गया √2gh, ये भी हो गया √2gh। ओ हो। ऑप्शंस देखिए ध्यान से। पहली बात आप देखो, इन्होंने इधर दे रखा है x, इधर दे रखा है z। देखो ध्यान से, जो सवाल में इन्होंने अपने इक्वेशंस दे रखी हैं, इधर दे रखा है x, इधर दे रखा है z। अगर आप ध्यान, जब पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इधर होगा x, -z तो हो ही नहीं सकता। अरे आएगा तो +z ही। जो e ऊपर वाली √2gh है तो +z ही आएगा। यानी कि ये तो गलत हो गया। क्या ये वाला सही दिखाई दे रहा है? अरे हाँ, u0 क्या बिल्कुल सही दिखा रहा है। हाँ, क्या थीटा 60 डिग्री, tan थीटा बराबर √6gh/√2gh। ओके, tan थीटा बराबर 60 डिग्री निकल आया। d/h1, d क्या था? ये रहा। अरे हाँ सर, 2 × 3gh। ओ जो दिखाई दे रहा था अपने को। ओके, और d अपन ने यहां पे निकलता है u × √2h/g। 2h, h कितना? ये रहा।
6√6 GH/G जो आया था टाइम। हाँ, और H1 अपना कहाँ है, H1 कौन सा, H1 क्या है, H1 क्या है, ध्यान से देखो उसने क्या बोला, देखो इट बाउंसेस ऑफ विद अ वेलोसिटी v एंड रीचेस मैक्सिमम एट H1। इसके बाद जो हाइट गया ना H1, ये H1 होता क्या है, ये होता है uy²/2g। uy कितना है टकराने के बाद, ये रहा। अरे हाँ सर, ये तो आप अब देखो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। देखो आगे सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको, देखो पीछे देखो, ये रहा, देखो ध्यान से, ओ हो, ये आ गया अपना D, ये आ गया अपना D, एक मिनट, ये आ गया अपना D बिल्कुल, और ये रहा अपना H1 uy²/2g, ये रहा। तो रेशियो निकाल लिया अपन ने, ये आया H uy²/2g, EV sin थीटा से लिख लो डायरेक्ट, अपना आ रहा था √2gh, कि √2gh का होल स्क्वायर बाय 2g इज अगेन h, तो ये आ गया आंसर 2/√3, यानी कि आंसर ACD बिल्कुल सही है। पहले सवाल का आंसर है ACD, सिर्फ बी वाला गलत है। क्या क्लियर है एकदम? पूरा सॉल्व करके टाइम खराब करने की बजाय मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पहले बता जा रहा हूं क्या करना है, फिर कैलकुलेशन इससे दिखा दे रहा हूं। क्लियर है एकदम? अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया, आ जाइए। दूसरा सवाल अच्छा सवाल था, ध्यान से देखो। अब प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट, एक्चुअली देखो आप सोचो पहले जे एडवांस के कोर्स में था ही नहीं है पोलराइजेशन, इस साल पोलराइजेशन डाला इन्होंने और सवाल में जोड़ दिया। तो प्लेन पोलराइज लाइट, अगर आपको थोड़ी बहुत कहानियां याद हो तो आपको एक बात पता होगी। अच्छा सवाल था कि ऐसे जब लाइट आती है तो उसमें दो तरीके की लाइट हो सकती है, ऐसे ऐसे लाइट हो या फिर ऐसे ऐसे हो, अंदर बाहर, याद है? हाँ सर, अब तुम्हें अगर याद हो तो जब अपनी लाइट रे ऐसे अंदर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। हाँ सर, तो इन्होंने बोला कि प्लेन पोलराइज्ड है, और फिर उन्होंने बोला, ध्यान सुनना सवाल को, उन्होंने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यानी कि लाइट तो पोलराइज्ड है। अब उसने बोला कि यहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कब होता है? पहले ध्यान समझो कि अगर अपन ऐसे देखें टक टक टक, 100% रिफ्लेक्शन जब होता है तो इन वाली रेस का होता है। हाँ सर, ऐसे ब्रेविस्टर्स एंगल याद है, भूल गए हो? हाँ सर, तो ये जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट की, इसको अगर अपन बहुत ध्यान समझें तो ऐसे ही रे होंगी, क्योंकि ये वाली अंदर घुसती हैं और ये वाली होती है जो अंदर जा सकती हैं। इधर कौन सी जाती है, अगर आप ध्यान देखो तो ये वाली जो होती है 100% अंदर चली जाती है एक एंगल पे, ऐसे ऐसे, और पोलराइज हो जाती हैं। हाँ सर, और ऐसे ऐसे वाली, ये ऐसे ऐसे वाली, ये ऐसे ऐसे टकरा के इधर आ जाती है, यानी कि ये वाली तो थी नहीं। ब्रेविस्टर्स एंगल पे अगर आप ध्यान देखो तो ये वाली 100% इधर चली जाती है ब्रेविस्टर्स एंगल पे। हाँ सर, बात तो आपसे बोलो, फिर से ध्यान सुनना। ब्रेविस्टर्स एंगल्स पे क्या होता है, जो आपकी ऐसे रे होती है ये ऐसे चली जाती है, अगर आप पोलराइजेशन में पढ़ा है तो आपको याद होगा, जो ये वाली होती है ना, ये वाली ऐसे ऐसे जो आ रही होती है टक 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 टक, वो करके पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, अगर ऐसे आ रही हो तो पूरी की पूरा बेसिकली अगर अपन देखें तो पूरी की पूरी लाइट जो नॉर्मल होती है पोलराइज बन जाती है। यानी कि ब्रेविस्टर्स एंगल पे, किस पे, ब्रेविस्टर एंगल वाली कहानी हो रही है, यानी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ब्रेविस्टर्स एंगल होगा। ब्रेविस्टर एंगल होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू इन्होंने कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, म्यू के लिए उन्होंने दे रखी है √3। √3 का मतलब कितना हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये थीटा 60 है और डेल्टा 60, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है I + E - A। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। डेल्टा के लिए दे रखिए 60, 60 = I के लिए 60 + E - A, दोनों नहीं पता E और A, यानी कि ये बात तो समझ आ गई, 60 ने 60 को मार दिया, E = A। हाँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में पहले इस बात को समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये पोलराइज्ड है, इसका मतलब ये अगर पोलराइज्ड है तो अगर जब रे यहां से टकराकर ऐसे पूरी की पूरी जाती है तो वो ये वाली होती है, सिर्फ ये वाली पूरी की पूरी पोलराइज हो जाती है ऐसे वाली, और जो ऐसे वाली होती है ये कुछ अंदर घुस जाती है, यानी कि ये वाली मिसिंग थी, यानी कि लाइट सिर्फ ऐसे ही थी, यानी कि रे सिर्फ ऐसे ही थी। तभी ऐसा होगा, लाइट सिर्फ ऐसे थी, तभी ऐसा होगा कि ब्रेविस्टर एंगल पे जो 100% इधर जाती है वो ये वाली होती है, पर ये वाली थी नहीं तो उधर कुछ भी नहीं जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसलिए कंडीशन लगाई गई, इसलिए द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा,
अब जाहिर सी बात है कि आई बराबर ई बराबर ए हो गया। आप करने के वाला हूं, ध्यान से बताता हूं, फिर आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ये वही समझ पाएगा जिसको वो पोलराइजेशन की कहानी पता है कि कैसे नॉर्मल लाइट को पोलराइज में बताया जाता है, कैसे किसी सरफेस पे किस एंगल पे डालें कि वो लाइट पोलराइज हो जाए, तब ये आपको बात समझ में आएगी जो मैंने आपको बोला है अभी। अच्छी बात है सर। अब देखो, अब करने के वाले, देखो ये थीटा है ना, ये 60 डिग्री आ गया। कि अब फर्स्ट सरफेस पे मैं n1 sin i इक्वल टू n2 sin r लगा सकता हूं। तो देखो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी? 30। ध्यान से देखो, आगे दिखाई देगी तुमको। देखो सॉल्यूशन में देखो, ये तो अपना आ गया, ये 60 डिग्री में तुम्हें बता दिया, ये 60 डिग्री मैंने तुम्हें बता दिया। देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री बताया ना अभी, हाँ कैसे आया देखो, वो आया और ई बराबर ए आ गया। ओके ओके, और ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। जैसे ही लगाया फॉर्मूला, देखो आर की वैल्यू क्या आई, देखो आर की वैल्यू आ गई 30। क्या आ गई? 30। अब जो अपना रे ऐसे थी ना, जो अपनी रे ऐसे थी, इसको अपने डाला 60 पे, ये निकली 30 पे। बिल्कुल सही सर, 30 पे निकली। और ये वाला एंगल अगर ये ए है तो ये कितना हो गया? ए माइनस 30। और हम जानते हैं कि ई बराबर ए है, तो क्या ये वाला एंगल भी हो गया ए। अब यहाँ दूसरी वाली सरफेस पे अगर अपने स्नेल्स लॉ लगाएं, ये लगाया देख, ये दूसरी वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ है, देखो। हाँ, अब मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। क्या करा, ध्यान से फटाफट सुन। मैंने इसको खोल लिया, साइन ए माइनस 30 को लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी का लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिख दिया। देख इक्वल टू साइन ए, सॉल्व करा देख, साइन ए को नीचे लिया, कॉट ए आ गया, कॉट ए की वैल्यू आ गई, कॉट ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 60। अगर ए की वैल्यू आ गई 60 तो ई की वैल्यू भी आ गई 60। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? तो पीछे आंसर आपने दिखाई देने लगे। देखो दूसरी बात, उसने बोला कि अगर इसकी बजाय रेड लाइट ली जाए, कौन सी लाइट ली जाए? रेड लाइट। तो उसके लिए डेल्टा मिनिमम की वैल्यू दे रखी है, उसके लिए फॉर्मूला पूछा गया। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, अपॉन साइन ए बाई टू। ये वाला फॉर्मूला याद है कि भूल गए? याद है सर, वो लगा दिए, देख आंसर आ गया √2। डेल्टा एम दे रखा है 30 डिग्री, ए कितना ऊपर से निकाल लिया, बाई टू आंसर आ गया, साइन ए बाई टू आंसर आ गया, √2 आंसर आ गया। क्लियर है क्या? पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही है। बस तो ऐसे अपने आंसर लगाए और अपने आंसर क्या क्या आ गए देखो पीछे, ए सी डी। देखो ए, ये प्रिज्म का एंगल 60 आया था, ए भी सही है। द रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रेड लाइट इज √2, बिल्कुल सही हमने निकाल लिया। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर इन द एग्जिटिंग एंगल, जो ई की आई, ए और ई कैसे आए थे बराबर, तो वो भी 60 डिग्री आ गया सर। पक्का? सोच लो। हाँ सर, फटाफट करते हैं, आ जाओ, टाइम खराब नहीं करते हैं ज्यादा। फिर से मैं कह रहा हूं, रफ्तार में कराएं, थोड़ा ध्यान से देखो। तीसरा सवाल, इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C is initially in charge and the key K is open. In this condition a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor. The key is closed. बेसिकली RC सर्किट पढ़ाए जाते हैं जब ये क्लास में कराया जाता है, बिल्कुल क्लास वाले सवालों जैसे हैं। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 0, उसने क्या बोला सबसे पहले, देखो की इज ओपन, की ओपन में तो ये 0 ये 15, ये 0 तो ये 5, ये 0 तो ये 5। अच्छा करंट कितना बोला, ध्यान से, I1 के लिए दे रखी है 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर है तो क्या यहाँ का आपने कितना दे रखा है, एक मिनट। इन अ सर्किट शोइंग द फिगर द कैपेसिटर C is initially in charge and the key is open. In this condition a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor. ये रहा 1 ohm यहाँ पे। ओहो, तो 1 ओम में अगर 1 एम्पियर बह रहा है तो लॉजिकल है कि ये 5 है, तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट का, तो ये 6 वोल्ट हो गया, तो ये भी 6 वोल्ट हो गया और ये भी 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 0 है, क्या करंट बहा 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है करंट 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, यहाँ कितना गया 3 एम्पियर। ओहो हो, ये हुआ 3 एम्पियर, तो आर कितना हुआ 15 और 6 9 का डिफरेंस है, और डिफरेंस आ रहा है कितने का 9 वोल्ट का, यहाँ पे ड्रॉप है 9 वोल्ट का। क्या 9 इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी 3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 3 ओम। ओहो, ये तो डायरेक्ट ही निकल आया। क्या ए की वैल्यू निकल आई 3 ओम, ए की वैल्यू कितनी निकल आई 3 ओम। अब उसने बोला कि टी को टी नॉट टाइम पे हमने इसको की को क्लोज कर दिया, मतलब क्या आरसी सर्किट जैसा बन गया, यानी कि चार्जिंग चालू हो गई। और हाँ, पहला सवाल तो बहुत आसान था। अब देखो टी लेस देन टी नॉट, टी लेस देन टी नॉट पहला वाला सवाल, बी वाला सवाल, टी लेस देन टी नॉट में तो लॉजिकल बात है कि भैया बताओ इसमें I1 कितना था, ये रहा भाई साहब, ये रहा, ये तो बहुत ही आसान है 2 एम्पियर, ये तो निकालिए तभी तो अपन ने सॉल्व करा। तो भैया ए भी सही है और बी भी सही है। बोलो क्लियर है क्या? ए भी सही है और बी भी सही है। फॉर टी लेस देन टी नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ करंट इज I1 इज 2 एम्पियर। ठीक है सर। सी वाला थोड़ा लंबा है, उसको बाद में करेंगे,
पूरा सॉल्व कर कैसे करना उसको बता दूंगा। डी फॉर टी इक्वल टू इन्फिनिटी, याद करो इन्फिनिटी पर क्या कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट, हाँ ये ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन हो जाता है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाता, ओपन हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है, पर इसका मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट है और करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है, ओपन सर्किट हो तो ये भी 6 वोल्ट है। यानी कि जो क्यू मैक्स है, क्या है क्यू मैक्स, क्यू मैक्स यानी कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता क्या है, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ये नॉर्मल सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। हाँ सर, तो ये 6 वोल्ट है, यहाँ कोई करंट गया नहीं तो ये भी 6 वोल्ट, तो ये कितना 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो गया 6, तो क्यू मैक्स इतना होगा CV यानी कि 2 × 6 यानी कि 12 माइक्रोकूलम। तो अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस सवाल में ये तीनों थे, इन तीनों में बिल्कुल आसान थे, सी वाले निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर कोई बच्चे को टाइम कम पड़ रहा हो ना तो उसे ABC निकाल के ABD निकाल के छोड़ देना चाहिए, पार्शियल मार्किंग तो सही मिल ही जाएंगे। डी पे चेक करना पड़ेगा, वो T0 + 7.2 है, इसके लिए याद करो तो पूरी कहानी करनी पड़ेगी। क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। पहले तो क्या ये A B और D समझ में आ गए? हाँ सर, अब ध्यान से देखते हैं। याद करो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पढ़ाया जाता है कि 15 और 5 को आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया होगा, और नहीं भी कराया तो एक कॉमन सेंस के तरीके से भी आपको कराया जाता है, सिग्मा E1R1 E1/R1 + E2/R2। और हाँ याद करो E इक्विवेलेंट होता है इन दोनों बैटरीज का, सुना है कभी E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? NCERT में भी होता है सिग्मा EI/RI। अरे हाँ सर, याद आ गया याद आ गया याद आ गया, याद है भूल गए हो? हाँ सर याद। तो सिग्मा EI/RI अगर ध्यान देखो तो 15/3 + 5/1, याद है पूरा फॉर्मूला लिखाया जाता है। मैं फॉर्मूले पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। तो E इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे ही फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट निकालने का। क्या निकालने का? R इक्विवेलेंट निकालने का। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे और उसमें ये जोड़ लेंगे। अरे हाँ सर, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो देखो ये रहा, ये अपना आ गया सिग्मा EI/RI, ये अपना आ गया R1 जो अपना 3/5 करा, उसमें 3 जोड़ लिया इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के, और ये 18/5 आ गया। अरे हाँ, और अपना जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आया वो कितना आया? 6 वोल्ट। E इक्विवेलेंट आ गया 6 वोल्ट। ओके, और ये अपन ने कहानी पूरी रच ली। तो जो आपका सर्किट आपको दिखाई देने लगा वो ऐसे दिखाई देने लगा। देखो ये रहा, हाँ वो 18/5 करा और उसमें 3 जोड़ लिया तो ये निकल आया। अब याद करो इसमें जो I का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I0 e⁻t/RC, और I0 क्या है? E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट। तो I0 E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट इंटू e⁻t/RC, e⁻t/RC। T की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही। R इक्विवेलेंट ये रहा, C ये रहा। सॉल्व करा, आंसर आ गया। मैंने पूरे में वो नहीं करा है। अगर आपको मेथड नहीं आता है तो मैं दूसरे से भी बता देता हूँ। अगर आपको याद हो तो ऐसे भी करा जाता है इसको। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको बेसिक तरीका नहीं आता है तो आपको याद हो तो ऐसे करते हैं इसको। अपना कितना था? 3, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, इसको 15 या 5, और इस वाली जगह को इस वाली सब जगह को जो यहाँ पे करंट बह रहा है इस वाले पूरे पोटेंशियल को अपन मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। फिर याद करो इसको पूरा लिखते हैं, इक्वेशन लिखी जाती है कैसे? x - 15/3 प्लस x - 5/1 प्लस x - 0/3 प्लस, ये अगर 0 है और यहाँ पे चार्ज q है, ये q और -q, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाता है q/c। ठीक है, हाँ सर, q बराबर c भी होता है ना, तो पोटेंशियल हो गया q/c। c अपना 2 माइक्रोफैराड है, उसको बाद में लिख लेंगे। इसको अपन लिखेंगे, ये अपना हो गया x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x - q/c। बोलो क्लियर है? तो x - q/c/3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे? हाँ, प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो वो इक्वेशन जो आप शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताई उसको कैसे पूरा निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप पूरा कर सकते हो। अगर किसी को नहीं याद है वो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकाल के करना, फिर फॉर्मूला रटना, तो ऐसे भी करा जा सकता है। यहाँ से क्या निकल आएगा? x। क्या निकल आएगा? x तरीका बता रहा हूँ, करना खुद है। अच्छी बात है, अगर ध्यान से देखो तो ये दिखाई देगा आपको x - 5, ये हो जाएगा 3x - 15। अगर ध्यान से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 0 में चला जाएगा, ये x + 3x, ये x यानी कि 4x 6x इक्वल टू दिखाई देगा आपको, ये 15 प्लस ये 15 हो जाएगा 30 माइनस q/c। ध्यान से देखो तो ये आपको दिखाई देगा। अगर आप करंट देखो तो करंट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? यहाँ पे जो करंट है वो लिखा जाएगा x - q/c/3। ये x को अगर q की टर्म्स में रख देंगे तो i q की टर्म्स में आ जाएगा, इसे लिखेंगे dq/dt, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट करके वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने शॉर्ट ट्रिक से बताई है। वो इक्वेशन आ जाएगी जो शॉर्ट ट्रिक से बताई है, और वो चौथा ऑप्शन भी आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा। मैंने दोनों तरीके से बताया है आंसर, E इक्विवेलेंट से भी और उससे भी। हमने सॉल्यूशन में उसको E इक्विवेलेंट से दिया, बाकी ऐसे करा है, और आंसर आ जाएगा 0.6। तो इस पूरे सवाल के आंसर हैं A B C D।
ABCD। क्लियर है? पक्का? 110%? चलिए भाई, अपन ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 4 ऑप्शन है ABCD, ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शंस आर इज करेक्ट। ध्यान से देखो, सवाल को देखो, आ जाइए। अगर अपन बहुत ध्यान से बार ऑफ मास m इक्वल्स टू 1.00 kg एंड लेंथ l इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पूरा क्लासों में एज इट इज कराया जाता है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर सॉल्यूशन देखना आपको अच्छा लगेगा। ऐसे अगर मास m की लेंथ है, ध्यान से देखो तो एक पार्टिकल l/2 पे आके टकरा रहा है। ऐसे यहाँ पे एक पार्टिकल मास m एक और ले लो, v रफ्तार से आके टकरा है। सब आपको दे रखा है, देखो ध्यान से। v दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड से, स्पीड ऑन पाथ परपेंडिकुलर, ये मास m दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अबाउट क्या कंजर्व है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मास m का, जो छोटे मास का, इसके अबाउट होगा, वो लिखा जाएगा छोटा m इंटू वी इंटू l/2 इक्वल टू, उसने बोला फाइनली टकराने के बाद, फाइनली हुआ ये क्या हुआ, ये ओमेगा से घूमने लगा। और उसने क्या बोला? द बार रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच ऑफ द फॉलोइंग। उसने बोला इट हिट्स द बार एट अ डिस्टेंस l/2 फ्रॉम द पाइवटेड एंड रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। तो रिटर्न्स बैक, इसे मान लेते हैं ऐसे चला गया है, इसे मान लेते हैं v डैश। क्या मान लेते हैं? v डैश। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये था, रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। क्या इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? हाँ, तो mv l/2। उसके बाद अगर अपन ध्यान से तो आई ओमेगा, क्या चीज? आई ओमेगा, उसी डायरेक्शन में देखो। हाँ, और mv, अगर ये पहले वाला ऐसे था, ये भी ऐसे था, और ये पलट के वापस चला गया, यानी कि अगर अपन बोल सकते हैं माइनस mv डैश l/2। ये इक्वेशन लिखिए, अभी पैरामीटर रख दूंगा मैं अगली इक्वेशन में। I ml²/3, I ml²/3। अब पूरी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, क्या v पता है, क्या m पता है, क्या l/2 पता है? हाँ, ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन होती है E की, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान से देखो तो ये जा रहा है ओमेगा l/2 से। E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ओमेगा l/2 प्लस v डैश, जुड़ेगा दोनों ध्यान से, और अप्रोच है v। ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन में ये पता है, ओमेगा और v डैश अननोन है बस। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। आगे आपको सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। ध्यान से देखो तो 1 इक्वेशन भी अपने को पूरी पता है, 2 भी अपने को पूरी पता है, और इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, v और ओमेगा, सॉरी v डैश और ओमेगा। वही तो निकालने हैं, और ये दोनों इक्वेशन है 1 और 2, है कि नहीं? एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बेसिकली सही बताऊं तो बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन है ये। जिसने क्लास के नोट्स पढ़ लिए होंगे ना, वो भी बिल्कुल सही करके आएगा। मतलब क्लास में कराते हैं तो बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल ऐसे कैसे डेटा अलग होता है, बस बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन है एकदम। क्लियर है क्या? अब देख लो सॉल्यूशन, देख लो, देखो यही कराया क्या? हाँ सर, देखो m लिखा, l लिखा, i लिखा, i की पूरी वैल्यू लिखी, सॉल्व कर रखा है। अब m नॉट l/2 ml²/3 i ओमेगा माइनस ml/2, एक रिलेशन यहां से निकल आया। दूसरा कहां से निकल के आया भाई? दूसरा निकल के आया कहां से? यहां से। ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ओमेगा l/2 प्लस v बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज 5, और फिर एक से एक इक्वेशन आ गया। दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ गया। दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ गया। बोला आया कि नहीं आया? तो पहले मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन समझा दिया आपको, ताकि अपना टाइम बच जाए। ठीक है? पक्का? हाँ सर, है ना? हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा फटाफट तरीके से आपको चीजों को समझाया जाए। ठीक है भाई। पांचवा देखो, आ जाइए। पांचवे में क्या करा गया है? अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 into 5 cm एंड हाइट 50 cm एज शोन इन द फिगर। इट हैज 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वॉल्स ईच ऑफ एरिया 50 and 50 cm। ये 50 है, ये 50 है, ये 5 है। इसमें कुछ हद तक अपन ने पानी भर दिया। अब उसे कहते हैं द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ कहाँ गया? पीछे आ जा भाई। एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ this 50 और 5, तो at a uniform rate of 250, at a uniform rate of 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर? 10 सेकंड। पहले समझो 10 सेकंड में भर कितना जाएगा। पहली बात तो है ना, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर भर रहा है। आप ये समझो कि अगर ये x हाइट तक भर रहा है, कितना x, ओहो, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ये जो पानी भरा हुआ है रीजन है, इसकी x तो ये हो गई, ये 50 हो गई, और ये 5 हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसको अपन ध्यान से देखें, ये हाइट, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, और हाँ, तो x इंटू 5 इंटू 50, ये वॉल्यूम भरी किसी भी t टाइम में।
और एक टी टाइम में कितना भर रहे हैं 250, कितने सेकंड 10 सेकंड। ओ हो, यानी कि आप ध्यान से देखो तो एक 0 ने 0 को मार दिया, एक 25 ने 25 को मार दिया कि एक्स की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। यानी कि जबकि बात करी जा रही है वो तो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक भर चुका है। कहां तक भर चुका है 10 सेंटीमीटर तक। अब क्या है भाई, अब इसको 2D में बना लो, डर ही खत्म हो जाएगा। ये लो भाई साहब, ये 10 सेंटीमीटर तक कौन भरा हुआ है, इसी कैपेसिटी निकालनी आती है कि नहीं आती, आती है। इसमें क्या है, ओ हो, तो ये 10 सेंटीमीटर हाइट है, बचा ऊपर कितना है 40। अरे हाँ सर, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज है कि पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ऊपर वाला C1 अगर ध्यान से देखो तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी। C2 को लिखा जाएगा एप्सिलॉन K A बाई डी। एरिया को समझो, अगर ये लेंथ 40 है तो इसका एरिया कितना हो गया 40 इंटू 50, और इसका एरिया कितना हो गया 10 इंटू 50। और हाँ आंसर आ गया। देखो अब यही कैलकुलेशन आगे करी हुई है, मैंने पहले बता दिया कि कर क्या रहे हैं, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर को तो आता ही नहीं। अरे आता है भाई, टाइम बचा रहे हैं अपन। यस और नो? हाँ सर। लो भाई देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या करा देखो, C1 प्लस C2 एप्सिलॉन A1 बाई डी K1। ओ हो, उसका एरिया 3 गुना क्यों हो गया है आपको समझ में आ रहा है, क्यों टोटल 50 था, 10 उधर चला गया, 40 बच गया। ठीक है भाई, ये रहा। क्लियर है क्या? अरे पक्का आंसर आ गया। लो आया कि नहीं आया, वही जो अपने पीछे करा उसको करना अच्छे से। पक्का? हाँ सर। पूरा करूं कि समझ आ गया? आ गया सर। चलो और देखो, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, तो ध्यान समझो। 1 मोल ऑफ an ideal gas expands additively from initial state TA to V naught to final state T5 to 5 V naught। ध्यान समझो, एडियाबेटिकली पहले तुम्हें याद हो तो एक रिलेशन होता है हमने PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल सही। हमें T और V में बात करनी है। अगर अपन ध्यान से देखें P और T में, तो इसको कैसे, वैसे डायरेक्ट भी आपको याद होगा, पर इसको क्या लिख सकते हैं, P बराबर nRT बाई V ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको T बाई वी लिख सकते हैं। तो T बाई वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि T इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जाता है। ये रिलेशन अपने को याद है। अच्छा अपन TA V नॉट, ध्यान समझना, TA इंटू वी नॉट की पावर गामा -1 इक्वल टू T फाइनल इंटू 5 V नॉट की पावर गामा -1। ये इक्वेशन समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। Another mole of the same gas expands isothermally from a different initial state। isothermally मतलब TB से T फाइनल, यानी कि ध्यान से देखो तो TB तो T फाइनल तो बराबर है। अरे हाँ, यानी कि क्या यहाँ पे TB लिख सकता हूँ? हाँ। The ratio of the specific heat at constant pressure and constant volume of this ideal gas is gamma। गामा हम समझते हैं। What is the ratio? अरे TA यार, T फाइनल TB तो है। अब बेवकूफ बनाया बिल्कुल। लो भैया, तो TA बाई TB इक्वल टू 5 की पावर गामा -1। आंसर ही आ गया है। तो ये आंसर दे रखा है। अरे ये और नो, ये तो मतलब मेरे को सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे ही हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये आसान था, ये जेईई मेन टाइप सवाल था। नीट का थोड़ा अपर लेवल वाला और जेईई मेन टाइप सवाल। यस और नो? ओके। सारे कुछ कुछ आसान भी पूछते हैं। मैं कहता हूं जिसको जे एडवांस क्लियर करना है ना, ऐसे सवाल आते हैं इस तरीके के, इतने लाइट से सवाल आते हैं, कम से भी कम 25 से 30% के बीच में। अगर सारे बच्चा सारे ऐसे सवाल सही कर ले और कुछ मीडियम सही कर ले तो आईआईटी पक्की हो जाती है, पर वो ये भी गलत कर देता है, बस बेसिक्स पे ध्यान नहीं देता है। आ जाइए, खैर अभी उस पर डांटते नहीं है आपको। ध्यान से देखो, देखो भाई 7वां सवाल। टू सैटेलाइट्स P and Q are moving in different circular orbits around the Earth. The height of P and Q from the Earth's surface are HP and HQ. HP equal to R by 3. The acceleration of P and Q due to Earth's gravity are GP and GQ respectively. पहले आप एक समझो कि आपकी नहीं अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है मान लीजिए। इससे अर्थ से ये अपनी जो हाइट है ये अपने को दे रखी है HP और HQ। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हाइट है H है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन रोल आउट कर रहे हैं, इसको भी अपन H प्लस RE को अपन R मान लेते हैं। तो जो भी पार्टिकल यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है उसकी वेलोसिटी होती क्या है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो एक्सेलरेशन होता है वो सिंपली होता क्या है, वो फोर्स ही तो है। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वही तो है, उस फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इधर की तरफ जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी तो ला रही है। तो एक है कितना, G मास ऑफ प्लेनेट अपॉन
ध्यान सुनना, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन ये जो टोटल दूरी है आर स्क्वायर, यही तो एक्सेलरेशन है। ये GMP/ms यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट, फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, GMP मास ऑफ प्लेनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर, वही उसको मास ऑफ सैटेलाइट से डिवाइड कर दो तो वही तो एक्सेलरेशन है। कई बच्चे इसको v²/r से निकालते हैं तब भी यही आएगा भाई। अरे हाँ, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें, और यही क्या GP यानी कि अगर अपन बात करें GP और GQ है, जो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है भाई। यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो GP/GQ इज बेसिकली ये जो है G, मैं इसको मास ऑफ प्लैनेट को थोड़ा कंफ्यूजन से हटाने के लिए आपको इसको M, बड़ा M रख लेता हूं बस, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाओ, बड़ा M, ठीक, यही तो है। अरे हाँ, तो GP जो P वाली हाइट है इसको क्या लिखा, अच्छा R है क्या, R है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस HP, ठीक है। अगर है तो G M/R प्लस HP का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, इसको बड़ा लिख लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आ जाओ, R प्लस HP का होल स्क्वायर, ठीक है। और GQ को क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे इनटू GM/R प्लस R रेडियस दे रखा है ना उन्होंने, हाँ R रेडियस दे रखा है बिल्कुल, तो R प्लस HQ का होल स्क्वायर, कहाँ गया HQ का होल स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने HP के लिए R/3 दे रखा, GM ने GM को मार दिया, हमें रेशो चाहिए GP/GQ का रेशो दे रखा है कितना 36/25। अगर ध्यान से देखो तो R प्लस HQ अपॉन R प्लस HP, अच्छा HP कितना है R/3, मतलब ये हो गया 4R/3। मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, इक्वल टू, दोनों तरफ अगर रूट ले लिया तो 36/25 कितना हो गया 6/5। बोलो क्लियर है क्या। अरे हाँ सर, ये 3 ऊपर चला गया, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये 3 ऊपर चला गया कि नहीं गया, तो जैसे ही 3 ऊपर गया तो 3 ने इसको मार दिया, तो 3R प्लस HQ अपॉन 4R इक्वल टू 6/5, तो इसने इसको मार दिया, लो ये 2 बच गया। ठीक है, अब कर सकते हैं क्या, अरे अब कर सकते हैं क्या, हाँ सर आंसर आता नजर आ रहा है साफ साफ, पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर ये हो गया 8/5R, कितना हो गया 8/5R, ये HQ है, इधर 8/5R करेंगे तो आंसर आता नजर आएगा आपको। आ गया क्या, हाँ सर, लो आ गया, कहाँ गया, पीछे पीछे देखो देखो देखो, ये रहा 3R/5। क्या अपन ने पूरा सही सॉल्व करा था, हाँ बिल्कुल सही सॉल्व करा था, देखो कहाँ गया, अरे ये रहा, देखो ये कितना हो गया 8R/5, 8R/5, HQ के लिए क्या होगी 8R/5 माइनस R, 8R/5 माइनस R इज HQ इज नथिंग बट 3R/5। हालांकि पूरा ही सॉल्व कर दिया है तो मैंने, ठीक है पक्का, तो 2 सेक्शन पेपर 1 के सॉल्व कर दिए, और आगे लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है अ हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z. Photons emitted in the electronic transition from level n equals to 4 to 3 in this atom are used to perform the photoelectric effect experiment on a target metal. Okay. The maximum kinetic energy of photoelectron generated is 1.95 electron volt. If the photoelectric threshold wavelength for the target metal is given as 310 nanometer, then the value of Z is. तो देखिए सबसे पहली बात, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमें प्रोवाइडेड है, वो कितनी गिवन है, दैट इज 310 नैनोमीटर। तो यहाँ से हम इसका वर्क फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन जो होगा दैट इज hc/λTh, और आपको इसमें गिवन है hc की वैल्यू दैट इज 1240 डिवाइडेड बाय 310, तो ये आएगा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके बाद देखिए हमारे पास वर्क फंक्शन आ चुका है, और क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हमारे पास ये वर्क फंक्शन आ चुका है, और करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 5 + ke max के इक्वल होता है। तो 5 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ke max हमें गिवन है 1.95। दैट मीन्स जो फोटोन यहाँ पर यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, उसके फोटोन एनर्जी है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये फोटोन जो एमिट हुआ है वो एक हाइड्रोजन लाइक एटम में n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 के ट्रांजिशन से हुआ है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर, दैट इज 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बेसिकली हमने इसको निकाला है एनर्जी फोर्थ स्टेट की माइनस एनर्जी थर्ड स्टेट की। तो यहाँ से सॉल्व करने पर अगर हमने देखा कि हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी आ रही है दैट इज 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हम फोटोन एनर्जी के जगह पर प्लेस करेंगे। तो दिस इज योर 5.95 एंड दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर, दैट इज 1/9 माइनस 1/16। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल आ रही है और जेड इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्केव मिरर्स M1 एंड M2 एंड अ कॉन्वेक्स लेंस L with a common principal axis as shown in the figure. The focal length of L is 10 centimeter. मतलब इसका focal length आपको given है 10 centimeter. The radius of curvature of M1 and M2 are 20 centimeter. इसका radius of curvature 20 centimeter है। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए आगे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2 on the axis. When the distance between L and M1 is n/7 centimeter, वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड विद S, मतलब एक इमेज जो है वो S से कोइंसाइड करती है, तो हमें N की वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो भी पॉसिबल कंडीशंस हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जो पॉसिबल कंडीशंस आ रही हैं वो इधर से आ रही हैं जब सोर्स से लाइट इस मिरर M2 पे गिरती है, तो हम इसी का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो इधर देखिए ये जो सोर्स है S, इससे लाइट पहले मिरर M2 पे गिर रही है, इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, ये नेगेटिव साइड है और ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है। हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v हमें एस्टिमेट करना है प्लस 1/u, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर दैट इज 1/f, f की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज -12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है v की वैल्यू प्लस 60 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स जो ये इमेज बनी है ये मिरर के पीछे बनी है, दिस इज द वर्चुअल इमेज, और ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, उसके बाद जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आएंगी वो यहाँ से लेंस से पार करेंगी। तो देखिए लेंस के लिए अगर हम देखें तो ये साइड नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो आगे हम लोग लेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज लेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर देखिए 1/v हमें निकालना है माइनस 1/u, u की वैल्यू है देखिए यहाँ से ये है 60 और प्लस 20 दैट इज -80 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1/+10। ये हमने लेंस का फोकल लेंथ रख दिया। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ रही है दैट इज 80/7 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब ये है कि इस लेंस ने जो इमेज बनाया है वो यहाँ से 80/7 सेंटीमीटर पे बनाया है। अब देखिए हमें ना फाइनल इमेज S पर चाहिए। हम इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी पे बात करें तो पहली पॉसिबिलिटी है केस फर्स्ट, इफ द इमेज फॉर्म्स एट द पोल ऑफ द मिरर, मतलब अगर ये जो इमेज बनी है 80/7 पे हमारे पास, अगर उसी जगह पर इस मिरर का पोल रखा हुआ हो तो ये मिरर क्या करेगा, वापस उसी जगह पे इमेज बना देगा और रेज उसी जगह से वापस लौट के जाएंगी। तो जैसे रेज आई थी है ना, उसी जगह से जाएंगी। इसका मतलब ये वाली रे जो आई थी वो नीचे की ओर चली जाएगी अगर आप मिरर का पोल यहाँ रखते हैं तो, और नीचे वाली रेज जो है ऊपर जाएंगी। तो फाइनली ऑब्जेक्ट मिरर को यहाँ पे मिला है और उसने इमेज भी इसी जगह पे फॉर्म कर दिया है। तो एज इट इज इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, ये इमेज बनाएगा यहाँ पे, फिर ये मिरर उसकी इमेज यहाँ पर बना देगा, यानी फाइनल इमेज कहाँ पर आ गई है हमारे पास, S के ऊपर आ गई है। तो ये वाला केस जब यहाँ से इसकी दूरी एग्जैक्टली 80/7 हो तो पहला आंसर जो है हमारा 80/7 है और इससे n की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 80। ओके, अब देखिए सेकेंड केस क्या है। तो सेकेंड केस के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है
कि इफ द इमेज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ M1, मतलब अगर ये जो M1 है इसका अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस करेगी तो सारे पाथ को रिट्रेस करेगी तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा? S पे। तो इस कंडीशन में ये दूरी आपकी 80/7 है और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर होगा दैट इज 80/7 + 20 और यहाँ से आ रहा है 220/7। तो नेक्स्ट आंसर आपका है 220 n की वैल्यू। और अगर हम इसमें थर्ड केस को कंसिडर करते हैं तो जो हमारा थर्ड केस है वो क्या कह रहा है, अगर जो ये इमेज बनी है 80/7 वाली, अगर हम उसको हमारे इस मिरर के फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखने का मतलब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी और ये फिर यहाँ से ऐसे पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद आपको पता है ये रेज ऐसे पैरेलल गई है तो फिर ये यहाँ कहाँ से पास करेगी? फोकस से। और बाय चांस ये डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर है यही फोकस ऑफ लेंस है। ओके, तो वापस इमेज S पर बन रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इधर वाले मिरर का फोकस पॉइंट भी हो सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस हमारे पास दैट इज 80/7। तो नेक्स्ट आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज 80/7 + 10। यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है 150/7। तो हमारा जो थर्ड आंसर है n की वैल्यू वो है 50। तो इसके जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं दैट इज 80, 220 और 150। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरर्स। इस क्वेश्चन में गिवन है इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the lens is 10 ± 0.1 centimeter and the distance of its real image from the lens is that is 20 ± 0.2 centimeter. The error in determination of the focal length of the lens is n%. तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ की वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं। तो वो कैसे आएगा? लेंस है हमारे पास 1/v - 1/u = 1/f। जो इमेज है वो रियल इमेज है और वो 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है। तो 1/+ 20 माइनस ऑफ 1/, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है -10 पे रखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 1/f। सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है दैट इज 20, 1 + 2 दैट इज 1/f। तो यहाँ से हमारे पास जो फोकल लेंथ आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ f दैट इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग इसका एरर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास देखिए क्या आएगा, 1/v - 1/u = 1/f। तो हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि अगर u और v में कुछ एरर है तो उससे f में कितना एरर प्रोपेगेट होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -1/v² dv माइनस प्लस 1/u² du दैट इज इक्वल्स टू -df/f²। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है df/f² दैट इज इक्वल्स टू dv/v² माइनस ऑफ du/u²। अब देखिए एरर को हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। तो इस क्वांटिटी को जब हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे तो अगर v को मेज़र करने में एरर पॉजिटिव का हुआ हो और u को मेज़र करने में अगर एरर नेगेटिव का हुआ हो तो ये एरर जो होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए dv की वैल्यू गिवन है, du की वैल्यू गिवन है और फोकल लेंथ हम एनालाइज कर चुके हैं कि कितना आएगा। बस इसको मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव का एरर हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का एरर हो रहा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव के साइड में। इसी तरह से नेगेटिव के साइड में भी अगर इसमें नेगेटिव का एरर हो रहा है और इसमें पॉजिटिव का एरर हो रहा है तो ये नेगेटिव साइड में इसका एरर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो df/f² की वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ये हमने dv और du की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। वहाँ से सॉल्व करने पर df/f की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है दैट इज़ 0.01। du और dv जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो हम यूज़ कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग df/f 0.01 आ रहा है एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 100 दैट मीन्स द आंसर विल बी 1%। तो हमारा आंसर 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो देखिए हमारे पास 2 मोल्स गिवन है मोनोएटॉमिक गैस, ओके, जिसका आपको क्वेश्चन में गामा गिवन है दैट इज 5/3। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 3, ओके। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसमें गिवन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस। तो 1 मोल हमारे पास डायटोमिक गैस है और उसका गामा हमें गिवन है दैट इज 7/5। इसका मतलब है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास आ जाएगा 5, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हियर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। द गैसियस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमें बताया गया है कि इसका वर्क डन कितना है दैट इज 66 जूल हमें गिवन है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि जो कांस्टेंट प्रेशर है उससे ये वर्क डन हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर का हमारे पास ये प्रोसेस है, तो वर्क डन जो होता है दैट इज योर NR डेल्टा टी इन आइसोबारिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 66 जूल, ओके। अब हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है तो सबसे पहले हम लोग गैस का F मिक्सचर फाइंड आउट करेंगे। तो F मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमारे पास मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो देखिए N1 हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, 2 × 3 प्लस F2, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, F2 इज 5 अपॉन 2 + 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 11/3। ये हमारे पास मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखिए जो मिक्सचर है उसके इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर हम लोग एनालाइज करें दैट इज डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू F mixture/2 इंटू NR डेल्टा टी, ओके। बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो F मिक्सचर हमें गिवन है दैट इज 11/3 डिवाइडेड बाई 2 और NR डेल्टा टी हमें गिवन है दैट इज 66। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है दैट इज 121 जूल, ओके। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज 121। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड बेस्ड ऑन शैडो। देखिए इसमें गिवन है अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of the person is 60 centimeter per second, the speed of the tip of the person's shadow on ground विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या गिवन है हमें, यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है दैट इज 4 मीटर और जो पर्सन है उसकी हाइट हमें गिवन है दैट इज 1.6 मीटर्स, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए सबसे पहली बात, जो पर्सन का शैडो ग्राउंड पे बनेगा, हमसे पूछा जा रहा है उसकी टिप की वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए उसका टिप कहाँ पे बनेगा। तो जैसे लैम्प पोस्ट है, ये एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी ये इसके हेड से इंटरसेक्ट होगी, तो यहाँ पर हेड का शैडो बनेगा और फुट यहीं पर है। तो देखिए हमें बताना है कि इसके शैडो का जो टिप है ये इसके फुट के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब किस रेट से ये जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ओके। तो हमने मान लिया कि लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x और दिस डिस्टेंस इज y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए y जो है वो लोकेशन ऑफ टिप है, शैडो ऑफ टिप है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो इस क्वेश्चन में हमें dy/dt एस्टिमेट करके बताना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है dx/dt दैट इज इक्वल्स टू +60 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर ट्राइंगल से सॉल्व कर रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंटरेक्ट हो रही है,
तो यहाँ पर लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हमारे पास वैल्यू टेन थीटा की क्या आएगी, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें दैट इज 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, 4 अपॉन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन दैट इज वाई। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 4y दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 2.4y that is equals to 1.6x. From here I will get the value of y that is 2/3 times of x. So we have to estimate the value of dy by dt. So dy by dt that is equals to 2/3 times dx by dt. क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, dx by dt that is plus 60 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है dy by dt that is equals to 2/3 इंटू प्लस 60, और यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है प्लस 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो जो हमारे पास dy बाई dt है वो जो शैडो का टिप है उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, क्योंकि ये जो y है वो लोकेशन ऑफ टिप है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है दैट इज अवर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम SHM। इस क्वेश्चन में गिवन है टू पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड at the two ends of rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergo small oscillation. मतलब हम इसको यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये small oscillation करेगा. The torsional constant of the wire is given, that is 1.2 into 10 raised power minus 8 Newton meter per radian. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इसको थीटा ट्विस्ट करते हैं तो अगर इसका टॉर्शनल कांस्टेंट c है तो थीटा ट्विस्ट करने पर जो टॉर्क आएगा वो एंगल ऑफ ट्विस्ट जिधर हमने किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये होगा माइनस c थीटा। और ये वाला जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इंटू अल्फा दैट इज इक्वल्स टू माइनस c थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस c अपॉन ICM इंटू थीटा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बिकॉज SHM से ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट c अपॉन ICM। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, c तो आपको डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, और जो हम ICM की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट मासेस के लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, तो डायरेक्ट हमारे पास ICM की वैल्यू होती है दैट इज रिड्यूस्ड मास म्यू इंटू आर स्क्वायर। ओके, म्यू जो होगा इस सिस्टम का वो आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो m1 m2 r जो है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास देखिए क्या आंसर आता है। तो सबसे पहली बात, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने यहाँ पर म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है और वहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई है और टॉर्शनल कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10⁻⁻² रेडियंस पर सेकेंड। तो एज पर गिवन कंडीशन, क्योंकि हमें पूछा गया है n इंटू 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है दैट इज 10। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो उन्हें पूरे करने के लिए जिद पर अड़े होते हैं, और जो जिद पर अड़े होते हैं IIT जैसे टारगेट उनके कदमों में पड़े होते हैं। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आया और ये बहुत ही एवरेज या इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा पार्टिकल की क्वांटिटी बतानी है, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम याद रखते हैं कि हमें जानते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He⁴, यानी कि 2He⁴, यानी कि ये इसका
एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसमें 4 की कमी आ जाती है और 2 की नीचे कमी आ जाती है। लेकिन अगर बीटा माइनस का पार्टिकल निकल रहा है तो हम कहते हैं कि -1 और बीटा 0, यानी कि ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहां पर ये -1 होता है तो इसमें क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, इसमें ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास बीटा प्लस है तो बीटा प्लस का मतलब हुआ इसमें से ये -1 कर देना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू कॉलम मैच हमें देखना है, जिसमें हमें क्या करना है भाई। देखो सबसे पहले यूरेनियम 238 234, 238 से 234 का 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहां से यहां तक 4 का डिफरेंस, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया होगा। तो नीचे से 2 की कमी आनी चाहिए थी, तो यहां 90 होना चाहिए था, लेकिन एक बढ़ गया, इसका मतलब एक बीटा माइनस भी निकला होगा। यस, चलिए देखते हैं। जब हमारे पास यूरेनियम से Pa91 234 बन रहा है तो 238 से 234 में जाने में हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल निकल चुका होगा। हाँ जी, अब 92 से 91 हुआ। 92 से 91 का मतलब कि इसमें से 2 की कमी हो जाती, जिससे कि 90 आना चाहिए था, लेकिन एक बढ़ गया है, तो इसका मतलब एक बीटा पार्टिकल भी निकला होगा। और कौन सा, माइनस वाला। जब माइनस वाला बीटा निकलेगा तो एक किसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें हम ऑप्शन देख सकते हैं कि P का नंबर 4 से मैच हो रहा है। फिर हम दूसरी इक्वेशन ली। दूसरी इक्वेशन में 214 से 210, देखो 214 से 210 का भी 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल तो यहां से भी निकला होगा। और जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 82 का कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए, लेकिन वापस 82 ही है, इसका मतलब 2 बढ़ गए, यानी कि 2 बीटा पार्टिकल भी निकल गए होंगे। हाँ, तो ये मैच कर रहा है Q का 3 से। ओके, अब 210 206 फिर से देखो भाई, फिर एक 4 की कमी आ रही है, मतलब इसमें फिर एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा। 81 से 82, जब 81 से एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा तो 81 का 79 हुआ होगा, और 79 होने के बाद भी 82 है, मतलब 3 और जुड़ गए, यानी कि 3 बीटा पार्टिकल इसमें निकल गए होंगे। और कौन से बीटा, माइनस बीटा वाले। तो ये R नंबर 2 से मैच कर रहा है। ओके, अब लास्ट देख लेते हैं। वैसे तो इनसे पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी लास्ट भी मैच करते हैं। 228 224, अरे यहां पर भी 4 का डिफरेंस है भाई, इसका मतलब यहां पर भी एक अल्फा निकलेगा। लेकिन 91, सोचो 91 से 88 हुआ, अगर इसमें से 2 माइनस हुए होंगे 91 में से, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 89। तो ये हो जाता है 89, लेकिन ये कितना हो गया, एक और कम हो गया, यानी कि इसमें से एक कम कब होगा, जब बीटा प्लस का निकल जाएगा। तो इसलिए S का 1 से मैच कर रहा है, और हमारे लिए ऑप्शन बन चुका है ऑप्शन A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कॉलम मैच क्वेश्चन है। तो कॉलम मैच में थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ती है बेटा, कि जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से सारे के सारे मैच चेक करने पड़ते हैं। तो जो अपने काम के लग रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया सा, जितना अपने नॉलेज है उसके बेसिस पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसने बोला है कि कुछ तो टेम्परेचर दिए हुए हैं, ब्लैक बॉडी के लिए, और इसमें कुछ मैच करने हैं, अच्छा ध्यान से देखो P3 तो P3 है, तो ये मैच कर लेते हैं। पहले P का मैच करते हैं, मतलब 3 नंबर से, तो वो सारे टेम्परेचर से चेक करना होता है। तो अपन चेक करते हैं P का 3 नंबर, देखो ये वाला चेक करते हैं कि शायद P से तीसरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 में तो ये ऑप्शन है ही, क्या पता अगर ये मैच हो जाएगा तो हमारा एक तो रिजेक्ट हो जाएगा, D वाला। अब देखते हैं क्या है। रेडिएशन ऑफ पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन वेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो होती है लैम्बडा बाई डी मैक्सिमम। और ये सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ इतनी होगी। जब ये मैक्सिमम की विड्थ इतनी होगी तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब यहां से ध्यान से देखो, ये अपना वीन्स लॉ लगाया और लैम्बडा इक्वल टू क्या बैठेगा, B/T। अगर ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा टेम्परेचर, तो ये मैक्सिमम होगा। तो सभी टेम्परेचर में सबसे कम टेम्परेचर 2000 केल्विन है। तो 2000 केल्विन से वो वेवलेंथ निकाल ली जो हमारे पास मैक्सिमम आ रही होगी, और जब ये मैक्सिमम होगी तो ये सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ आ जाएगी। इसका मतलब हमारा P का 3 से वाला मिलने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन P का 3 से 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो और आगे चेक करना पड़ेगा। आगे फिर बोल रहा है, आगे फिर देखते हैं भाई Q का मैच करते हैं। Q का 2 भी है, Q का 4 भी है, 5 भी है।
तो Q के लिए इसने बोला है, अगर देखें ध्यान से, मान लो Q को 4 से मैच चेक करते हैं, तो पावर एमिटेड इज 1/16 ऑफ दैट ऑफ 6000 केल्विन पर जो पावर है उसका 1/16 टाइम्स है किसमें, हमारे पास पर यूनिट एरिया में बाय द ब्लैक बॉडी। अब देखते हैं कौन सा में बैठ रहा, किस टेम्परेचर से मैच कर रहा होगा ये, तो किस टेम्परेचर से मैच कर रहा है, E की पावर प्रोपोर्शनल टू होती है E प्रोपोर्शनल T की पावर 4। हाँ भाई, ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, केल्विन में दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हमने इसमें सभी चेक करने पड़ेंगे, जिसमें 1/16 से मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करा तो नहीं आएगा ऑप्शन में। तो हमने देखा कि भाई इसे सोल्व करा तो 3000 वाले टेम्परेचर के साथ जो इसकी एमिसिव पावर मीन्स पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, तो उनका जब रेशियो निकाला तो हमने देखा कि ये पावर 1/16 टाइम्स है, जो कि 6000 टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग थी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन मैच कर गया Q से 4 वाला। ओके, अब और चेक करते हैं, और देखा भाई लैम्बडा की वैल्यू B/T से, हमें उसमें एक ऑप्शन चेक करना है कि किसमें विजिबल लेंथ की वेवलेंथ आएगी। विजिबल रेंज के लिए हमने देखा कि 5000 रख के देखा तो 580 नैनोमीटर, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। हम जानते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम की या विजिबल लाइट दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन हमारा R वाला 2 से मैच कर जाएगा। फिर एक और लास्ट में मैच कर लेते हैं, लैम्बडा इक्वल टू B/2 से जब हमने इस वाले टेम्परेचर से चेक किया 292, हमें इसमें बोला कि जो ये लाइट निकल रही है, ये लाइट निकली है, मान लीजिएगा किसी भी ब्लैक बॉडी से लाइट निकली तो एक मेटल पर डाल दी गई, और मेटल पर डाल दी गई तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, और वर्क फंक्शन इसका वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमने क्या करा, इस वाली वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग देखी कि कितनी एनर्जी का फोटोन निकल सकता है, इस पर डल सकता है। यहाँ पर ये फोटोन गिरा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे ये फोटोन गिरा तो इसमें 4.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जबकि वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से एनर्जी मेटल खा जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और बाकी एनर्जी से हमारा क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो मतलब S का 1 से भी मैच हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट एसी वाले चैप्टर से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार ये आरएलसी सर्किट का। चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, सारी वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें भी कॉलम मैच ही करना है, जैसे जैसे इसमें दिया वैसे वैसे करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे कि आरएलसी सर्किट हमें मेंशन किया हुआ, आरएलसी सर्किट है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। एसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखी 45 sin ओमेगा टी। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका L हो गया, ये इसका C। L हमें दिया हुआ है, C हमें नहीं दिया हुआ। हमें इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 10 raised to power 5 रेडियन पर सेकेंड, 10 raised to power 5 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, 1/√LC होता है, तो L दे करके C निकल जाएगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं। फिर एक हमें दिया हुआ, इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट दी हुई है I0। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट I0 होगी वो क्या होगी, V0/Z मिनिमम। और Z मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R के बराबर। इससे हमारे पास 45/R I0 की वैल्यू लिख सकते हैं। इस वाली कंडीशन से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। पहले ओमेगा R से हमने वैल्यू डाल दी इसमें, इससे हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी है। ये C की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से मिल गई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। अब ये कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁴ है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर तो क्या होता है बेटा, हम जानते हैं XL = XC होता है। यहाँ पे तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर XL और XC बराबर नहीं होंगे। तो XL = ω/L ये आ गया, XC = 1/ωc, तो ωc की वैल्यू आ चुकी है ये, और XC - XL निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 2250। इसको क्यों निकाला, क्योंकि Z का फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई Z का फॉर्मूला होता है R² + XC - XL का होल स्क्वायर। इससे Z निकलेगा, तो हमने Z निकाल लिया है, V0/Z की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये V0 45 है, और ध्यान से देखो तो ये V0 45Z, और इस समय जो करंट की वैल्यू दे रखी हुई है 0.50 I0, तो इस I0 की वैल्यू हमने डाल दी है 45/R, जो कि हमने ये निकाली थी। ओके,
इससे पूरी इक्वेशन में बहुत ध्यान से देखा गया तो ये R अननोन है हमारे पास, R की वैल्यू आ गई 112.5 ओम। अब ये R निकल गया तो आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, सीधे फॉर्मूले लगाने हैं बस बाकी के। अब ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या क्या है। पहले हमने निकालनी थी मैक्सिमम करंट, V नॉट बाई आर से निकल जाएगी, तो V नॉट बाई आर से वैल्यू करंट आ गई 400 मिली एम्पियर। यस 400 मिली एम्पियर दे रखा है, तो ये 3 से मैच कर रहा है, ये P वाला 3 से मैच कर गया। ओके, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा एल बाई आर। ओमेगा एल में ध्यान इस बात का रखना है कि ओमेगा कौन सी लेनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली ओमेगा लेनी होती है। दिस इज व्हाट ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को रख दिया तो हमने देखा कि क्वालिटी फैक्टर 44.4 आ गया, इसका मतलब क्यू का ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। हाँ भाई, अब इसके बाद बैंडविड्थ की वैल्यू होती है L बाई आर बाई एल। बैंडविड्थ होता है कितना, R बाई एल। तो R बाई आर भी पता है, L भी पता है, वैल्यू रखो और वैल्यू रख देने के बाद इसका आंसर आ 2250 और 2250 ये देखो 4 नंबर से मैच कर रहा है। मैक्सिमम पावर होती है V नॉट स्क्वायर बाई आर, V नॉट स्क्वायर बाई आर। तो मैक्सिमम पावर तब होगी जब V नॉट स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो हमारे पास ये 18 वाट मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए मेरे बच्चों, EMI का बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास कॉलम मैच के कारण थोड़ी सी मेहनत करनी है। अदरवाइज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जनरली हम लोग नोट्स में भी इसको कराते ही हैं। बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ये वायर दिया हुआ है जो कि नीचे की तरफ आएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा mg, जिससे कि इसकी स्पीड चेंज होगी। और चूंकि नीचे की तरफ आएगा ये, और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी होगी। किसी टाइम t पे वेलोसिटी अगर ये होगी तो वेलोसिटी नीचे और b बाहर, तो v क्रॉस b से अगर देखेंगे v नीचे b बाहर, v क्रॉस b से डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आ जाएगी भाई। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट से क्या निकल जाएगा, EMF। तो EMF निकाल सकते हैं I इक्वल टू, लेकिन जैसी करंट फ्लो होगी तो क्या हम जानते हैं कि इस पर एक ILB फोर्स भी लगने लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो L इस तरफ मानेंगे और B बाहर, L क्रॉस B। हाँ भाई, L ऐसे और B बाहर की तरफ, L क्रॉस B से फोर्स लगने लगा ऊपर, जो कि कितना होगा ILB, दैट इज ILB। हाँ भाई, B हमें दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है, G की वैल्यू पता है, मास गिवन है, लेंथ गिवन है, बहुत सारी चीजें गिवन है, लेकिन ये वेलोसिटी किसी टाइम t पर नहीं पता। किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी चेंज होगी, ये फोर्स भी वेरिएबल होगा, करंट भी वेरिएबल होगी, इंड्यूस EMF भी वेरिएबल होगा ड्यू टू दिस v, क्योंकि इसको रिटार्ड करेगा। तो टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो इसी की बात करते हैं भाई, है ना। चलिए, सबसे पहले जब ये नीचे आ रहा है, मास इसका mg की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है 20 ग्राम और g से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको किलोग्राम में बदलने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.2 न्यूटन। इतना फोर्स तो इसमें mg का लगा हुआ है। और पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। और I की वैल्यू BVL बाई R हो जाएगी। R दिया हुआ 10 ओम, ये 10 ओम दिया हुआ है। V हमें पता नहीं किसी टाइम t पर कितनी है, ये क्या है, किसी टाइम t पर यह आंसर है, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v होगी। हमें b दिया हुआ है, l दिया हुआ है, b की 4 दे रखी है, 0.25 मीटर। कुल मिलाकर के I इज ए फंक्शन ऑफ v। और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ILB, तो I की वैल्यू पता है, L और B हमारे पास दे रखे हैं, 1/4 I है, L हो गया और B हमें दिया हुआ। तो हमने देखा कि भाई फोर्स आ गया V/10 जो ऊपर लग रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स बढ़ेगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि अभी एक्सेलरेट होगा, क्योंकि शुरू में इधर वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम, तो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर जो है ये वाला फोर्स इसके बराबर आ जाएगा, और जिस समय ये फोर्स बराबर आएगा उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी और एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पर 0 होगा। और हम उस समय कहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो चुकी है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसे बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और उस समय नेट फोर्स 0 होता है। तो ये भी ऑप्शन हमें मैच कराना है भाई। तो लिए शुरू करते हैं बेटे। पहले तो क्या करते हैं, किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालते हैं, इसे m में लिख सकते हैं, वैल्यू सब डाल देते हैं इसमें। चलिए, फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये मास दिया हुआ 0.02 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ये हो गया, ये 0.2 mg हो गया न्यूटन, और v/10। हमने किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें से हमने ये अपने पास 2 - v वाला अलग निकाल लिया, टाइम वाला अलग, और जब इसको इंटीग्रेट किया 2 - v को, या ln 2 - v, और माइनस के 1 से भी डिवाइड करते हैं बेटे, इस बात का ध्यान रखना। और लिमिट रखने के
बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस भी आएगा, लिमिट रखने के बाद, क्योंकि -1 से डिवाइड भी क्या होता है, तो e की पावर कितनी बन जाएगी, इसको यहाँ से ले लेंगे, ऊपर ये 10 हो जाएगा, 2 से गया 5, तो e की पावर -5t आ गया, और कुल मिलाकर के v का फंक्शन 2 × 1 - e की पावर -5t बन गया। अब बस ऑप्शन चेक करते हैं, t = 2.2 सेकंड पर वेलोसिटी पूछी है, लो भाई 1.2 ऑप्शन में दिया हुआ है कि p के सामने जो 3 नंबर पर उस पे वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड है, तो हमारा p के सामने 3 वाला बिल्कुल सही आ गया है। ओके, अब बोला है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा है। मैग्नेटिक फोर्स तो IL भी होता है, ओ इसका मतलब I की वैल्यू भी पता है, L की वैल्यू भी और B की वैल्यू भी, किस टाइम पर, 0.2 सेकंड पर, 0.2 सेकंड पर, तो ये ILB में, और I की वैल्यू रख दी तो BLV²। अब हमारे पास V की वैल्यू आ चुकी है, तो डायरेक्ट V की वैल्यू रख दो, तो 0.2 सेकंड पर ये भी, तो अपने को डायरेक्ट सारी वैल्यू रखी, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.12 न्यूटन। हाँ, Q के सामने 4 वाला मैच कर रहा है भाई। और देखते हैं, पावर पूछी है कि भाई कितनी पावर है, पावर I² R, I की वैल्यू BVL/R का होल स्क्वायर, सारी वैल्यू डाली, और डालने के बाद हमने देखा कि भाई पावर आ चुकी है 0.14 वाट। इसका मतलब जो मेहनत करनी है वो वेलोसिटी निकालने में करनी है भाई, 0.2 सेकंड पर, तो मैक्सिमम ये जो अपनी पावर आएगी वो आएगी 0.14, जो कि R के सामने 2 वाला ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर जाएगा। आगे बोला टर्मिनल वेलोसिटी, अभी मैंने बताया टर्मिनल वेलोसिटी तब आएगी जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 होते ही तो mg और IL भी बराबर हो जाएंगे नेट फोर्स 0 करने पर, तो यहां से ये जो वेलोसिटी आएगी इसी को क्या नाम देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी होगी जब नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लग रहा होगा। चलिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम भी होगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके बाद ये बढ़ना बंद हो चुकी होगी। तो इसमें सारी वैल्यू डाल दी, तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि हमारे पास mg r b l सारी वैल्यूज पता होती हैं, सबको सोल्व कर लेने के बाद ये आ जाएगा। और हम देखेंगे कि इसके सामने 5 नंबर वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो P3 से Q4 से R2 से S5 से, तो ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से मैच हो चुका है। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं।